दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आपका लोन भी डिफॉल्ट हो गया है, लाइक आपने कोई पर्सनल लोन ले रखा था या कोई क्रेडिट कार्ड आपने ले रखा था और आपने उसका रीपेमेंट नहीं करा या उसका रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में बैंक जो है आपके साथ क्या कर सकता है, क्या उसके पास राइट्स होते हैं लीगली करने के। तो यहाँ पे जो मैं बात करने वाला हूँ ये मैं जनरल लोन ऐप्स की बात करने वाला हूँ। यहाँ मैं स्कैम लोन ऐप्स या फिर जो फ्रॉड लोन ऐप्स होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि उनको तो मैं खुद आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप रीपेमेंट मत करो। लेकिन यहाँ पे मैं जनरल लोन ऐप्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपने एग्रीमेंट साइन कर रखा है, प्रॉपर आपका ई मैंडेट है, प्रॉपर आपने लोन एग्रीमेंट साइन कर रखा है। तो वहाँ उस उन उन लोन्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं दोनों लोन्स की बात करूंगा, सिक्योर्ड लोन भी, अनसिक्योर्ड लोन्स भी। तो सिक्योर्ड के अंदर कौन से लोन्स आएंगे, अनसिक्योर्ड के अंदर कौन से आएंगे, मैं दोनों टॉपिक को कवर करूंगा। और यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में कि क्या क्या आपके साथ उस केस में हो सकता है कि अगर आप लोन की रीपेमेंट नहीं करते हो तो शुरू करते हैं वीडियो। मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हो आशीष टॉक। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लोन्स को ना दो कैटेगरी में बांटा गया है, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। तो जैसे कि नाम से ही पता चलता है, सिक्योर्ड लोन वो लोन्स होते हैं जहां पे आप लोन के अगेंस्ट कोई चीज गिरवी रखते हैं या कोई चीज बैंक के पास होती है बदले में लोन के। लाइक जैसे होम लोन होते हैं, सिक्योर्ड लोन्स की कैटेगरी में कौन कौन से लोन्स आ जाते हैं, होम लोन्स आ जाते हैं। होम लोन में क्योंकि आप अपने मकान के कागज रखते हो उसके बेसिस पे आपको लोन मिलता है। और कार लोन आ जाता है, व्हीकल लोन आ जाता है, इसमें ऑब्वियसली राइट्स जो है बैंक्स के पास होते हैं, तो बदले में वो लोन मिलता है। फिर तीसरा लोन आ जाता है, गोल्ड लोन आ जाता है। गोल्ड लोन में आप अपना गोल्ड गिरवी रखते हो, फिर पैसे लेते हो, तो बदले में कोई असेट बैंक के पास रखी हुई है और उसके बदले में वो आपको लोन दे रहा है, तो वो जो है सिक्योर्ड लोन होते हैं। अनसिक्योर्ड लोन होते हैं पर्सनल लोन। जैसे पर्सनल लोन में आप अपनी कोई चीज गिरवी तो रख नहीं रहे, आपके क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे जो है बैंक आपको लोन दे रहा है। तो बैंक के पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे वो अपनी रीपेमेंट ले सके। इनकेस फ्यूचर में जाके अगर आपने पैसे नहीं दिए तो बैंक के पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो आपसे पैसे वापस मांग सके, क्योंकि उनने कोई चीज गिरवी ही नहीं रखी। तो इसलिए पर्सनल लोन जो है अनसिक्योर्ड लोन्स की कैटेगरी में आता है। पर्सनल लोन हो गया या फिर आपके क्रेडिट कार्ड्स हो गए। क्रेडिट कार्ड्स में भी कोई चीज गिरवी तो होती नहीं है, आपके सिविल के बेसिस पे ही आपको जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसके बेसिस पे ही आपको 5-6 लाख की क्रेडिट कार्ड पे या 2-3 लाख की लिमिट मिल जाती है। तो अगर आप उसको नहीं भी रीपे करते तो भी बैंक के पास ऐसा कुछ तो है नहीं कि वो आपसे वापस मांग ले, कोई चीज गिरवी नहीं है। तो क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, ये सब जो है अनसिक्योर्ड लोन्स की कैटेगरी में आते हैं। और अनसिक्योर्ड लोन्स में आपके आ जाते हैं कंज्यूमर लोन। लाइक आपने कहीं पे आप गए हो, आपने कोई चीज़ फाइनेंस करवाई, आपने लैपटॉप लिया, आपने लैपटॉप फाइनेंस करवा लिया ईएमआई पे, या फिर आपने मोबाइल फाइनेंस करवा लिया, वो भी जो है कंज्यूमर लोन की कैटेगरी में आते हैं। तो ये पर्सनल लोन ही होता है एक तरीके का। तो ये सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन की मैंने आपको कैटेगरी बताई कि कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से लोन्स फॉल करते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी रीपेमेंट का, क्योंकि बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि लोग लोन्स तो ले लेते हैं, लेकिन जब रीपेमेंट की बारी आती है तो लोग फंस जाते हैं, इतनी रीपेमेंट नहीं कर पाते, या फिर मल्टीपल लोन्स होते हैं, मल्टीपल लोन्स की रीपेमेंट नहीं कर पाते, तो वहाँ कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो ऐसे में जो यूजर होते हैं वो मेरे से अक्सर पूछते रहते हैं कि अगर सर लोन्स की हमने रीपेमेंट नहीं करी तो क्या इस केस में क्या क्या हो सकता है, क्या हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, या हमें जेल हो जाएगी, या फिर हमारे घर पे नोटिस आ जाएगा, या फिर क्या कहते हैं एफआईआर हो सकती है। तो बहुत से अलग अलग लोगों के क्वेश्चन होते हैं, तो आज मैं उसी के बारे में बात करता हूँ। तो देखो, अगर आपने पर्सनल लोन नहीं करा है पे, अगर आपकी ईएमआई ड्यू और आपने ईएमआई पे नहीं करी है, तो उस केस में क्या होता है कि इनिशियली आपकी अगर पहली ईएमआई लग रही है, ठीक है, आपने पर्सनल लोन लिया तो पहली ईएमआई आपकी लगनी है, सपोज 4 तारीख को लगनी है, और वो बाउंस हो गई, आपके बैंक में पैसे नहीं थे, वो बाउंस हो गई। तो उसमें इनिशियली जो है बैंक आपसे फॉलोअप करता है, जो उनका कॉल सेंटर होता है वो आपसे फॉलोअप करेंगे कि ये आपकी ईएमआई थी, ईएमआई बाउंस हो गई है, आप उसे पेमेंट करिए, हम अपना बंदा भेज देते हैं, आप उसको चेक दे दीजिए, या हम थोड़े दिनों बाद दोबारा ईएमआई लगाएंगे, आप उसके फिर पेमेंट करिए। मतलब इनिशियली जो है फिर फॉलोअप होते हैं, बैंक आपसे फॉलोअप करता रहता है कि पेमेंट करो, पेमेंट करो, ठीक है। 30 दिन तक, 45 दिन तक, 60 दिन तक ये सब चलता रहता है, ठीक है। तो लगभग अगर आपने रीपेमेंट नहीं करा तो वो यही होता है उनका फॉलोअप का प्रोसेस। वो बंदा भेजेंगे आपके घर, जो कलेक्शन करने वाला होगा, रिकवरी एजेंट उनका, वो आपके घर आएगा, आपसे बोलेगा कि आपने रीपेमेंट नहीं करी। अगर आप 1, 2, 3 महीने तक नहीं करते हो तो उनके जो कलेक्शन के बंदे होते हैं वो आपके घर पे आते हैं, लगातार आपको फोन्स आते हैं, फॉलोअप कॉल आती हैं बैंक की तरफ से कि आप रीपेमेंट करो, रीपेमेंट करो। क्योंकि अगर आप बैंक में पैसा नहीं डालोगे तो उनकी जो ऑटो डेबिट है वो कभी लगेगी नहीं, क्योंकि वो ऑटो डेबिट ट्राई करते रहते हैं। आपके बैंक में पैसा नहीं होगा, बार बार उनका ऑटो डेबिट जो है फेल होगा, और आपके बैंक से जो है उनकी ईएमआई जो है बाउंस होती रहेगी। तो फॉलोअप्स होते हैं, कॉल्स आएंगी आपके घर पे, रिकवरी एजेंट आएगा, तो ये सब चलता रहेगा। लेकिन जब 90 दिन से ज़्यादा हो जाता है, 3 महीने से ज़्यादा का टाइम पीरियड हो जाता है, तो फिर नोटिस आपके पास आ सकता है, और आ जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, जिसमें कोर्ट की तरफ से नोटिस आता है, जिसमें रीपेमेंट करने के लिए आपको बोला जाता है
कि आपकी ये रीपेमेंट है, आपको करनी है, कोर्ट की तरफ से वो नोटिस सेंड होता है और शायद विजिट वगैरह भी होती है कोर्ट के अंदर कि आप रीपेमेंट क्यों नहीं कर रहे, उसमें कोर्ट आपसे पूछता है कि आप रीपेमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हो, लोन की क्या वजह है, उसमें आपका केस जो है कोर्ट के पास चला जाता है। तो पर्सनल लोन की कैटेगरी में ये होता है, लेकिन कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं होता कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए, कि आपका बैंक अकाउंट ही उठा के कोर्ट ने फ्रीज कर दिया है, बैंक वालों ने फ्रीज कर दिया, ऐसा नहीं होता कभी भी कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए। वहाँ पे बस आपसे बोला ही जाता है, कोर्ट भी आपसे यही बोलेगा अगर आपका केस कोर्ट में जाता है कि आप रीपेमेंट करो लोन की, अगर आपने रीपेमेंट नहीं करी है। तो एंड में जो मामला जाता है पर्सनल लोन के अंदर, क्योंकि वो अनसिक्योर्ड लोन है जैसा कि मैंने आपको बताया, तो एंड में जो मामला जाता है वो जाता है सेटलमेंट पे। अगर इनिशियली आपकी ईएमआई बाउंस हुई, आपने नहीं पे करा, आप पे नहीं कर पा रहे, कोई भी रीज़न हुआ, फिर आप मामला कोर्ट तक गया, आपके पास नोटिस आया, आपके कोर्ट में पेशी हुई, या जो भी रीज़न हुआ, कोर्ट में कार्रवाई हुई, एंड में बात यही निकल के आती है कि मामला जो है सेटल कर लो। ठीक है, अब सपोज आपने 4 लाख का लोन लिया था, 3 लाख आपको प्रिंसिपल देना था जो उसका मूल था, और 1 लाख रुपए ब्याज था। ठीक है, असल 3 लाख था और 1 लाख रुपए ब्याज था मान लो। तो उस केस में क्या होता है, जब सेटलमेंट की बात आती है तो ब्याज तो खत्म ही हो जाता है, ब्याज का तो मतलब ही नहीं बनता। तो वहां पे जो बैंक कोशिश करता है वो कवर कोशिश करता है कि प्रिंसिपल जितना मैंने एक्चुअल में दिया था एटलीस्ट मैं उतना तो रिकवर कर लूँ, क्योंकि बाकी ब्याज तो चलो छोड़ो, लेकिन जितना एक्चुअली मैंने दिया था एटलीस्ट मैं उतना तो रिकवर कर लूँ। तो यहाँ पे सेटलमेंट की बात आती है, और सेटलमेंट जरूरी नहीं है अगर 3 लाख असल है तो उसी में सेटलमेंट हो जाएगी, सेटलमेंट कम में भी होती है बहुत, क्योंकि उनके पास कुछ रखा तो है नहीं आपका गिरवी। अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप उसको कितने में सेटल करना चाह रहे हो। ठीक है, तो इसमें बहुत देखो इतना इजी भी नहीं होता, क्योंकि बैंक के पास क्या होता है, टारगेट होता है कि इन्हें कितनों से क्लोज करवाना है लोन, क्योंकि उनके पास जो है आउटस्टैंडिंग दिखाता रहेगा, उनके अकाउंट्स कभी भी सेटल नहीं हो पाएंगे। ऐसे अगर वो सबके पास अपने लोन छोड़ते रहेंगे, कोई भी उनका लोन रिपे नहीं करेगा तो उनके अकाउंट सेटल नहीं हो पाते, तो उन्हें लोन को क्लोज तो करना होता है। देखो ठीक है, तो एंड में जो मामला आता है वो सेटलमेंट पे आता है, ताकि वो सेटलमेंट आपके साथ करें, जो भी अमाउंट है लें और लोन्स को सेटल करें। ठीक है, तो उन्हें अपनी बुक्स जो है वो साफ रखनी होती है। तो एंड में सेटलमेंट में मामला आ जाता है कोर्ट में जाके भी, एंड में बात यही होती है कि सेटलमेंट कर ली जाए। तो सेटलमेंट देखो, अगर 2-3 लाख का लोन है तो वो कम में भी सेटलमेंट हो जाती है, 2-3 लाख वाली सेटलमेंट कभी कर 2 लाख में भी हो जाती है, 1.5 लाख में भी होती है, 1 लाख में भी हो जाती है। तो एंड में बस मामला यही आता है, क्योंकि ये डिफरेंट टू डिफरेंट केसेस टू केसेस मैटर करता है कि किसका कितने में सेटलमेंट होता है, लेकिन एंड में सेटलमेंट जरूर हो जाता है। लेकिन इसमें बात ये आती है कि और सेटलमेंट इतना इजी नहीं होता। अगर आप सोचो ना ये एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है कि मैं तो लोन ले लूँ और एंड में सेटलमेंट करवा लूंगा कम रेट में तो बढ़िया हो जाएगा, इतना इजी नहीं है। इसमें बहुत चीज़ें इंपैक्ट करती है, आपकी बेइज्जती होती है, एक तो मोहल्ले पड़ोस में क्योंकि रिकवरी वाला आएगा, वो चिल्लाएगा, बोलेगा, आस पड़ोस वाले भी सुनेंगे कि आप पे नहीं कर रहे हो, तो बेइज्जती होगी, कोर्ट में पेशी होगी, सिविल खराब हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, सिविल खराब हो जाएगा, आगे कोई भी चीज़ आपको फाइनेंस नहीं हो सकती। अगर आप आगे चल के अपने नाम पे कुछ फाइनेंस कराना चाहते हो तो कभी आपको कुछ फाइनेंस नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका सिविल में वो दिखाएगा कि आप डिफॉल्टर हो। ठीक है, तो सेटलमेंट तो आपका एंड में हो जाएगा, लेकिन आपका सिविल पूरी तरीके से खराब हो जाएगा, आप कोई भी चीज़ फिर फाइनेंस नहीं करा सकते अपने नाम पे। तो एंड में सेटल हो जाएंगी चीज़ें, लेकिन इसमें जैसे मैंने बताया सिविल स्कोर आपका बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो एंड में पर्सनल लोन जो है सेटलमेंट पे खत्म हो जाता है, जो भी आपका सेटलमेंट होता है उस पर वो खत्म हो जाता है, क्योंकि बैंक वालों को जो क्लोज करना होता है, क्योंकि उनके पास गिरवी कुछ है नहीं और उनके पास बचा तो कुछ है नहीं, तो वो सोचते हैं जितना आ रहा है उतना तो लें कम से कम, तो इसलिए ये खत्म हो जाता है। अब सेम क्रेडिट कार्ड के केस में भी ऐसा होता है, क्रेडिट कार्ड में सेम ही प्रोसेस रन होता है जैसे कि ये होता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, क्रेडिट कार्ड में कलेक्शन में ज़्यादा फोकस किया जाता है। लाइक जैसे मैंने पर्सनल लोन में तो आपको बताया कि उनको केसेस ज़्यादा खत्म करने होते हैं। लाइक अगर 100 में से 5 लोग डिफॉल्ट हैं तो वो ट्राई करते हैं 5 में से 4 लोगों का हम सेटलमेंट करके खत्म कर दें। ठीक है, चाहे कम में सेटलमेंट हो जाए, कोई कोई बात नहीं। लेकिन क्रेडिट कार्ड में भी सेम चीज़ होती है ऑलमोस्ट, लेकिन उसमें रिकवरी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि अगर आपने 5 लाख का क्रेडिट कार्ड बना रखा है या 3 लाख का क्रेडिट कार्ड बना रखा है और आपने 3 लाख की शॉपिंग कर ली, उसके बाद आप पे नहीं कर पा रहे उसको, तो उनका भी सेम ही प्रोसेस होता है जैसे ये है। कुछ टाइम तक फॉलो अप करते हैं, फिर नोटिस अगर आते हैं 90 दिन बाद, तो सेम ही प्रोसेस होता है। लेकिन उसमें बस ये आता है कि वो कलेक्शन पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि अगर आपने 3 लाख रुपए पूरे यूटिलाइज कर रहे हैं तो वो एंड में ये ट्राई करते हैं कि आप एटलीस्ट 3 लाख का वो 2 लाख तो आपसे कलेक्ट कर पाएँ या 2.5 लाख तो कलेक्ट कर पाएँ। मतलब वो कलेक्शन पे ज़्यादा फोकस करते हैं बजाय क्लोजिंग के। क्लोजिंग तो एंड में हो ही जाएगी, सेटलमेंट तो उसमें भी होगी, लेकिन वो सोचते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपसे रिकवर कर पाएँ उतना बेटर है। तो उसमें भी एंड में जो मामला आता है वो सेटलमेंट पे ही आता है, क्योंकि ये भी अनसिक्योर्ड की कैटेगरी में फॉल करता है। तो इसमें भी यही होता है कि बैंक के पास वही कोर्ट के पास मामला जाता है, वही सब चीज़ें होती हैं कि आप पे नहीं कर पा रहे, आप ये बताते हो कि भाई मैं पे नहीं कर पा रहा, अभी भाई फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं चल रही, मैं धीरे धीरे पे करूंगा या मैं इतना सारा पे नहीं कर सकता। तो एंड में वही है, एंड में जो बात आती है वो आती है सेटलमेंट पे ही उस टाइम में, और वो आपका लोन फिर जो है सेटलमेंट होता है। अब इसमें सेम कंज्यूमर लोन जो है, जो लास्ट लोन की कैटेगरी आती है वो भी सेम पर्सनल लोन वाला ही उसमें क्राइटेरियन होता है। जैसे कि पर्सनल लोन में मैंने आपको बताया 30 दिन 90 दिन फिर वही कोर्ट की कार्रवाई और एंड में सेटलमेंट, कंज्यूमर लोन में भी सेम ही चीज़ होती है।
लेकिन अब जब हम बात करें दूसरे पहलू की, अनसिक्योर्ड लोन सिक्योर्ड लोन्स की, तो वहाँ पे होम लोन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे चीज़ आपकी गिरवी है, वहाँ पे चीज़ जो है आपका घर गिरवी है, बाकी चीज़ गिरवी है। तो अगर उस केस में आप लोन रीपेमेंट नहीं कर पा रहे कुछ दिन तक, कुछ टाइम तक, तो वहाँ पे जो है आपका जो आपने एसेट गिरवी रखा हुआ है, जैसे आपने घर के लिए लोन लिया था, तो आपके घर के जो कागज हैं वो बैंक के पास हैं। तो अगर आप लोन रीपे नहीं कर पा रहे, टेन्योर आपका ख़त्म हो गया और आप लोन रीपे नहीं कर पा रहे, तो फिर उस केस में जो है बैंक जो है आपका जो एसेट उनके पास रखा है वो उसको वो सेल कर देते हैं, उसको जो ऑप्शन पे लगा देते हैं। आपने होम लोन लिया 30 साल के लिए लिया, ठीक है, आपने कि EMI ड्यू हो गई, आप EMI पे नहीं कर पा रहे, कोर्ट तक आपका मामला चला गया, कोर्ट में भी सेम यही चीज़ हो रही है कि भाई EMI पे नहीं हो रही, आप ये कहोगे कि मैं कोशिश कर रहा हूँ नहीं पे कर पा रहा, थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके ले लो, वही बात हो जाती है सेटलमेंट पे। लेकिन इसमें सेटलमेंट नहीं होती होम लोन के अंदर, जैसे अनसिक्योर्ड लोन में सेटलमेंट हो जाती है, इसमें सेटलमेंट नहीं होती, क्योंकि इसमें आपकी चीज़ गिरवी रखी है बैंक के पास, तो उसमें सेटलमेंट की कोई कहानी नहीं आती। इसमें सीधा आपकी जो चीज़ रखी है उनके पास, उसको वो बेच के अपना अमाउंट रिकवर कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट रेट भी शायद मुझे नहीं लगता इसमें माफ़ होता है, तो असल तो वो लेते ही लेते हैं, इंटरेस्ट रेट का हो सकता है वो शायद माफ़ कर दें, लेकिन असल तो वो अपना रिकवर करते ही हैं। तो आपने अगर 30-40 लाख का होम लोन लिया है, तो आपने जो भी एसेट गिरवी रखी थी, मकान गिरवी रखा, तो उसको ऑप्शन पे लगा देंगे, तो अगर वो 42 लाख 45 लाख जितने का भी बिकता है वो आपसे रिकवर कर लेंगे। अगर कम का बिकता है, 35 लाख का बिका, तो 35 लाख अपना रिकवर कर लेंगे, 5 लाख का वो आपको फिर से भेज देंगे नोटिस कि आप 5 लाख रुपए पे करो, हमने 35 लाख रुपए आपके घर से रिकवर कर लिया ऑप्शन करके। तो यहाँ पे वो थोड़ा सेफ होता है, और यहाँ पे जो मामला जो है वो सेटलमेंट का नहीं आता अनसिक्योर्ड लोन की तरह। तो यहाँ पे तो पूरा जो है बैंक रिकवर करता ही है होम लोन में अमाउंट। सेम कार लोन में भी होता है, आपका व्हीकल सेल कर देंगे, आप थोड़े टाइम तक वेट करेंगे, आप नहीं पे कर पा रही EMI वगैरह, आप तो बैंक के नाम पे होती हैं चीज़ें, तो वो सेम चीज़ वही करता है, उसमें भी आपका जो व्हीकल जो है वो सेल कर देगा, ऑप्शन पे लगा देगा, बेच देगा उसको, या फिर अपने जो है उनका कुछ एरिया होता है, रिजर्व एरिया होता है हर बैंक का, तो वहाँ पे खड़ा कर देगा आपकी गाड़ी वगैरह जो है, सेल पे लगा देगा, ऑप्शन पे लगा देगा, कहीं भी लगा देंगे, और एंड में वो अपना रिकवर कर लेंगे अमाउंट। तो उसमें बस बेसिकली उनका जो फोकस होता है अनसिक्योर्ड लोन पे वो यही होता है कि सिक्योर्ड लोन्स पे, कि वो यही होता है कि आपकी एसेट को वो अपने पास सेव रखते हैं, और आपने अगर इनकेस रीपेमेंट नहीं करी तो वो आपके एसेट को सेल कर देते हैं। तो किसी भी केस में अभी तक जो मैंने आपको बताया, आपका कहीं भी बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं हो रहा है, और जेल जाने की नौबत अभी तक नहीं आ रही है किसी भी चीज़ में। तो ऐसे केसेस में नहीं देखा गया है कि आपकी जेल जाने की नौबत आ जाती है, पर्सनल लोन में सेटलमेंट हो जाती है, और सिक्योर्ड लोन्स जो होते हैं वहाँ पे आपकी एसेट जो है वो सेल होती है। जब तक आपने बहुत बड़ा कोई घपला ना कर दिया हो तो बात अलग है, लेकिन अगर जो जनरल जो तरीका है जो रन होता है वो इसी तरीके से रन होता है। गोल्ड लोन के केस में भी ऐसा ही होता है, गोल्ड लोन के केस में भी आपने जब गोल्ड गिरवी रखा है, उसके बदले लोन लिया है, तो बैंक सेम करता है कि आपने अगर गोल्ड अपना रीपेमेंट नहीं करी, कुछ टाइम तक आप अपनी EMI वगैरह पे नहीं कर पा रहे हो, तो आपका गोल्ड जो है वो सेल कर दिया जाता है। तो इसमें जो है बस ये होता है कि थोड़ा सा टाइम बैंक लेता है गोल्ड वगैरह सेल करने में, कि अगर उनको लगता है बिल्कुल भी आप पे ही नहीं कर पा रहे हो, आप कर ही नहीं रहे हो, आप बार बार कहने से भी नहीं कर रहे हो, तो फिर वो एंड में जाके आपका जो है गोल्ड वगैरह रीसेल करते हैं। वरना बैंक जो है हमेशा हर केस में जो है वेट जरूर करता है। ऐसा नहीं, उनका फोकस जो होता है वो आपकी एसेट को सेल करने में ही होता है, वो पूरी कोशिश करते हैं कि आपसे वो रिकवर कर पाए, अमाउंट दे पाए हो आप, या फिर कोई लाइक कोई बीच का रास्ता ऐसे निकल पाए जहाँ पे उनका अमाउंट जो है रिकवर हो जाए। लेकिन जब कोई भी चीज़ वर्कआउट नहीं करती तो फिर वो एंड में आपके एसेट सेल करते हैं, क्योंकि उनको तो अपना अकाउंट जो है रिकवर ही करना होता है। तो ये दोनों कैटेगरी होती हैं, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन्स की। तो दोनों वे में देखो वर्कआउट तो है, लेकिन बैंक अकाउंट कहीं भी फ्रीज नहीं हो रहा है, FIR कहीं भी नहीं होती आपके नाम की, नोटिस जरूर आते हैं, लेकिन वही कोर्ट में भी कोई बीच का ही रास्ता निकाला जाता है लोन्स को रीपे करने का। अनसिक्योर्ड लोन में थोड़ा बस ये होता है कि एंड में सेटलमेंट हो जाती है, कम में सेटल हो जाता है लोन, कोई 3 लाख का लोन होता है, कोई 20 हज़ार में सेटल करके निकल लेता है, कोई 3 लाख का लोन 1.5 लाख में 2 लाख में भी सेटल करता है। तो वो सेटलमेंट में एंड में मामला निकल जाता है पर्सनल लोन के अंदर, इसलिए उन्हें अनसिक्योर्ड लोन्स कहा जाता है। सिक्योर्ड लोन में आपकी एसेट को सेल करके चीज़ों को सॉर्ट करा जाता है। तो ये फर्क था जो मैंने आपको अनसिक्योर्ड लोन और सिक्योर्ड लोन में सिखाया, बताया, और उसमें ये भी बताया कि इसमें आपके बैंक पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, आपके सिविल पे भी क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। हाँ, लेकिन अनसिक्योर्ड लोन में ऐसा होता है कि अगर मान लो आपकी सेटलमेंट कर रहे हो, तो सेटलमेंट में जैसे मैंने आपको बताया आपके सिविल पे फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप रीपे कर रहे हो सारा एक बार में कि नहीं ठीक है मैं रीपे कर देता हूँ, तो आपके सिविल पे इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत पड़ेगा, क्योंकि आपकी EMI जो बाउंस वगैरह हुई है, आपने जो EMI वगैरह लेट पे करी है उसके इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने एंड में उनका अमाउंट पूरा पे कर दिया। लेकिन अगर आप सेटलमेंट करा रहे हो अनसिक्योर्ड लोन्स के अंदर, तो आपका सिविल स्कोर जो है बहुत बुरी तरह इंपैक्ट करता है, और आपको जो है चीज़ें जो है फिर फाइनेंस नहीं हो सकती, आप डिफॉल्टर साबित हो जाते हो अपने सिविल के अंदर। तो ये हमारा आज की वीडियो टॉपिक था, जिसमें मैंने आपको दोनों तरीके के लोन पर फर्क समझाया, और ये भी बताया कि उसके क्या इंपैक्ट हो सकते हैं अगर आप EMI जो है उसकी टाइमली पेमेंट नहीं करते।
तो ये हमारा आज की वीडियो टॉपिक। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर ले, वहाँ पे अगर कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी स्कैम से रिलेटेड या किसी और क्वेरी से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नया टॉपिक के साथ।